आप सुन रहे हैं कहानी राजकुमारी सुलोचना एपिसोड 3 अफवाहों का बाजार। पूरे दिन की थकान के बाद सुलोचना बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में विलीन हो जाती है। उसके सपने उसे विचलित करने लगते हैं। जैसे ही सुलोचना ने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा, घबराहट में उठ खड़ी हुई। वो खुद को एक बड़े से रेगिस्तान में अकेला पाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई तो अपने बिस्तर पर थी, लेकिन आंखें रेगिस्तान पर जाके खुली। सुलोचना वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। इस बार मैंड्रिक का पौधा भी उसके साथ नहीं था, जिसके द्वारा वो अपने गुरुजी से संपर्क कर उनकी सहायता ले सके। उसके मन में आए एक विचार से वो सहम जाती है। कहीं ये नर्क की किसी जादुई शक्ति का प्रकोप तो नहीं? नींद में उसे पता ही नहीं चला हो और वो शक्ति इतनी प्रभावशाली हो गई हो कि उसे एक बंजर रेगिस्तान में लाकर छोड़ दिया हो। सुलोचना का हाथ तुरंत अपने गले में पड़ी सुनहरी पुस्तक वाले लॉकेट पे जाता है, लेकिन ये क्या? वो लॉकेट भी गायब। हैरान परेशान राजकुमारी सुलोचना बेतहाशा उस चिलचिलाती धूप में तपते रेगिस्तान में नंगे पांव दौड़ने लगी। कहीं तो रेत का अंत होगा और उसे हरियाली और छांव मिलेगी। गर्म रेत राजकुमारी के पांव जला रही थी। एक एक कदम आगे रखना मुश्किल हो रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। धूप इतनी तीव्र थी कि आंखें खुल ही नहीं पा रही थी। ये सब नर्क की यातना जैसा था। अचानक एक नया डर उसके मन में घर करने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नर्क जैसा प्रतीत हो रहा है वो सच में नर्क ही हो? तभी उसके पास ना मैंड्रिक का पौधा है, ना सुनहरी पुस्तक और ना ही कोई नारकीय जादुई शक्ति। सुलोचना हताश होकर वहीं गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सब कुछ विफल हो गया। अब तो वो कभी इस नर्क से नहीं निकल पाएगी और ना जाने कब तक नरकासुर उसे इस प्रकार से यातनाएं देता रहेगा। लेकिन तभी एक मध्यम सी आवाज उसका ध्यान आकर्षित करती है। कोई है जो उसका नाम पुकार रहा था। राजकुमारी, राजकुमारी सुलोचना। उसके मन में फिर एक बार उम्मीद जगती है। पहले तो उसे लगा कि कालीचरण उसे पुकार रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आवाज उनके नजदीक आती है, राजकुमारी को संदेह होता है कि वो किसी और की आवाज है। उसे इस बात की खुशी भी थी कि कोई तो है जो उसे नर्क में ढूंढ रहा था। रेत की टीले की दूसरी ओर राजकुमारी के अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वो उस आवाज की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगती है। जलती रेत और चिलचिलाती धूप अब उसे विचलित करती भी तो कैसे। एक नई उम्मीद की किरण नजर आई थी। राजकुमारी टीले तक पहुंचती हैं और ठिठक कर रुक जाती हैं। उसके सामने एक पुरुष खड़ा था, जिसका मुंह एक कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। शायद गर्म लू के थपेड़ों से बचने के लिए उसने चेहरा ढक रखा था। केवल उसकी आंखें दिख रही थी, नीली आंखें। सुलोचना के मुंह से निकल पड़ता है, राजकुमार अर्जुन। तभी राजकुमारी सुलोचना की आंखें एक झटके के साथ खुल जाती हैं, तो तपती रेत पर नहीं बल्कि अपने मुलायम गद्दे पर हैं। बाहर अभी भी अंधेरा ही था। शायद भोर का समय हो चला था। असल में उनकी नींद दरवाजे के जोर जोर से खटकाए जाने की वजह से टूटी। सुलोचना आधी नींद में लड़खड़ाते हुए नीचे जाकर अपनी दुकान का दरवाजा खोला। बाहर एक फूल पौधे से लदा टेम्पो खड़ा था। टेम्पो का ड्राइवर दरवाजा पीट रहा था। शहनाज को देखते ही बोला, मैडम कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, और भी जगह जाना है। उसके साथ एक और लड़का था जो पौधे उठाकर अंदर की तरफ लाने लगा। सुलोचना उसे रोकती है। अरे रे रे, कहाँ रहे हो आप? और ये सब क्या है? शहनाज फारूकी आपका ही नाम है ना? सुलोचना हिचकिचाते हुए हाँ बोलती है। शहनाज के नाम से पुकारा जाना उसे काफी अटपटा लगता है। आपने कल ठक्कर इंसेंस की डिलीवरी बुक की थी ना? अब सुलोचना को फौरन याद आया जब उसने ठक्कर से फोन पर बात की थी। डिलीवरी बातें बनाते हुए सुलोचना ने जवाब दिया, अरे वो हमसे भूल हो गई, हमें डिलीवरी नहीं चाहिए।
सुलोचना के ऐसे मना करने से ड्राइवर हैरान था। उसने फौरन दुकान के अंदर झांका। पूरी दुकान हरे भरे पौधों और खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा था। नाराजगी भरे अंदाज में ड्राइवर कहता है, नया सप्लायर मिल गया तो बताना तो चाहिए था। ये क्या तरीका होता है? हमसे माल मंगवा कर दूसरों से ले लिया। हमें पता नहीं था, नहीं तो हम आपको लाने को ही नहीं कहते। आप इसे वापस ले जाइए। अरे ओ मैडम, समझ के क्या रखा है? पहली बार धंधा नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर दिया था, माल आ चुका है। रखना है रखो, फेंकना है फेंको, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। ये रहा इनवॉइस। वो सुलोचना के हाथ में जबरदस्ती कागज थमा देता है। बकाया पैसा भी उसमें लिखा है। पूरा पैसा दो और फिर जिससे भी माल खरीदना खरीदो। सुलोचना उसे समझाने की कोशिश करती है। अरे भाई, हमने कहा ना, भूल हो गई। आप तो बिना बात के भड़क रहे हैं। जब आपका सामान चाहिए ही नहीं तो पैसे किस बात के? ले जाइए वापस, किसी और को बेच दीजिए। जी देवी जी, मालिक से बात करके जो दलील देनी हो दे देना। मेरा काम है सामान पहुंचाना और पैसा लाना। फटाफट हिसाब करो और जाने दो, फुर्सत नहीं है, और भी काम पड़े हैं। देखिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दिन बाद देंगे। लो कर लो बात। सामान मंगवाया, फिर बोली नहीं चाहिए, पैसे देने का, अब वो भी नहीं है। ए बेजू, माल ये दरवाजे पे उतार दे, रास्ता रोक दे दुकान का और कहीं बैठ जा। जब तक मैडम पैसे ना दे हिलना मत। तमाशा बना के रखा है। वैसे तो सुबह के 5:30 बज रहे थे और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आसपास के कुछ दुकानदार अब आने लगे थे, खास तौर पर हलवाई। उन्हीं में से एक है 2 दुकान छोड़ शंभू पकवान भंडार। जब उसने शहनाज और ड्राइवर की बहस होते देखा, वो झांक झांक कर सारे किस्से को टो ले रहा था। सुलोचना को समझ नहीं आ रहा था कि उस ड्राइवर से कैसे निपटा जाए। अगर फूल पौधों का सारा ढेर दुकान के सामने लगा दिया तो कोई भी ग्राहक अंदर नहीं आ पाएगा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, शायद कहीं मदद करने वाला मिल सके। सुलोचना को देखते ही शंभू अपने आधे ढके शटर के पीछे छुप गया। सुलोचना ने ड्राइवर और उसके साथी बिरजू से नजर बचाते हुए जादू से सोने के 4 छोटे छोटे सिक्के बनाए और बोली, भाई देखिए, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, बस ये सिक्के हैं। शायद ये आपके उधार की और आज के घाटे की भरपाई कर सके। ड्राइवर भौचक्का रह जाता है। वो अपनी समझ के हिसाब से सिक्के को परखता है। उसका साथी बिरजू भी आके देखता है। ड्राइवर फौरन अपने मालिक को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। सुलोचना ड्राइवर के फोन को देखकर उतनी ही हैरान परेशान थी जितना कि वो ड्राइवर उन सिक्कों को देखकर था। ड्राइवर मालिक को सारा किस्सा बताता है और थोड़ी देर चुपचाप सुनता है, फिर फोन काट कर सुलोचना से कहता है, चलो अभी के लिए रख लिया है, सुनार को दिखाना पड़ेगा। अगर नकली निकला तो सिर्फ दुकान का रास्ता नहीं रोकेंगे। ये मैंने नहीं, मालिक ने कहा है। ड्राइवर और बिरजू सारे सामान के साथ वहां से चले जाते हैं। सुलोचना की जान में जान आती है। वो दरवाजा बंद कर अंदर चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शंभू ने उसे सोने के सिक्के देते हुए देख लिया था और अब वो आसपास की दुकानें खोलने का इंतजार कर रहा था ताकि शहनाज का कारनामा सबको बता सके। सुलोचना वापस अपने बिस्तर की ओर जा रही थी कि मैंड्रिक पौधे से राजवैद्य कालीचरण की आवाज आती है, राजकुमारी, राजकुमारी। गुरुजी, अचानक आप, क्या हुआ? इस समय कैसे संपर्क किया? नर्क में आपके जाने के बाद से नर्क की प्रतिदिन सुरक्षा बढ़ रही है। इस बात का अंदाजा हमें पहले से था। आप पर कोई शक तो नहीं हुआ? हमने अपने द्वार के बाहर 2 लोगों को बात करते सुना। नरकासुर बहुत गुस्से में है। आपको नर्क वापस लाने के लिए उसने अपने सैनिक धरती लोक पर भेजे हैं। यदि उसने आपको पकड़ लिया तो उसकी यातना बेहद गंभीर हो सकती है राजकुमारी। सुलोचना परेशानी भरे स्वर में कहती है, हमने अपने स्वप्न में भी आज कुछ ऐसा ही देखा है गुरुजी। हमें लगा हम फिर से नर्क पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार कोई काल कोठरी नहीं बल्कि मीलों तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तपतपाती धूप में सारा बदन जल रहा था। नरकासुर के दंड जैसा प्रतीत हो रहा था। सब कुछ इतना सच लगा कि जब हम जागे तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ हैं।
हमें लगा है इस स्वप्न के माध्यम से आपकी शक्तियां आपको चेतावनी दे रही थी। राजकुमारी, आप सदैव सतर्क रहिएगा। ये सैनिक किस रूप में कहां से आ जाएं, पता नहीं चलता। अपनी शक्तियों की सुने, वो आपको समय आने पर अवश्य ही आगाह करेंगी। क्योंकि हम शहनाज के रूप में हैं, उसके लिए हमें खोजना इतना आसान नहीं होगा। सूचना देने के लिए धन्यवाद राजवैद्य जी। अभी हमें जाना होगा, नहा धो के दुकान खोलनी है और विक्रय प्रारंभ करना है। सुलोचना प्रातः काल की परेशानी निपटाकर सोच रही थी कि इसी प्रकार सभी लेनदारों का उधार चुकाया जा सकता है। सोने का मूल्य हर काल में महत्व रखता है। विक्रय कितना भी हो, उसकी शक्तियां उसे इस मुसीबत से निकाल सकती हैं। राजकुमारी अपने भोलेपन में ये भूल गई कि वो एक अलग समय में है, एक अलग रूप में। राजकुमारी का लोगों को सोने के सिक्के देना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन जब दिल्ली के चांदनी चौक में एक गरीब साधारण सी फूलों की दुकान चलाने वाली अनाथ शहनाज सोने के सिक्कों से कर्ज चुकाती है, तो पूरे मोहल्ले में तहलका मच जाता है। ये खबर आग की तरह फैल रही थी और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सोच रहे थे कि आखिर शहनाज के पास सोने के सिक्के कहां से आए। कुछ उसके चरित्र पर सवाल उठाते, तो कुछ उसकी मां पर, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। कुछ नहीं तो भद्दे मजाक भी किए। फिलहाल बात घुमाते घुमाते पहुंच गई मोहसिन के कानों तक। इधर सुलोचना ने बगीचा क्रय विक्रय के लिए खोल दिया और काउंटर पर बैठ के ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी जादुई शक्तियां भी अपना काम कर रही थी। ग्राहक तो नहीं, लेकिन मोहसिन जरूर आ गया वहां, गुस्से में तमतमाते हुए। कल रात तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, रिश्ते और इज्जत की बातें, अब कहाँ गई तेरी इज्जत? सुलोचना उसे देखते हुए गंभीर हो जाती है। कहना क्या चाहते हो आप? ज्यादा शरीफ ना बन, पूरे चांदनी चौक में तेरे चर्चे चल रहे हैं। फूल पत्ती तो बिकती नहीं, ऐसा क्या बेच आए जो सोने के सिक्के बरस रहे हैं? सुलोचना उसे भौचक्की देखती रह जाती है। गरीब है, लेकिन खानदान की इज्जत है हमारी। सुलोचना की शक्तियां उसके हर संशय को दूर कर देती हैं। अचानक ही उसे पता चल जाता है कि क्या और कैसे कहना है। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? अब्बू ने जो मेरी माँ के साथ किया वो इज्जत, या फिर इतना कर्ज सर चढ़ाकर गायब हो गए वो, या फिर ये इज्जत की बात है कि कर्ज उतारने में मदद करने के बजाय आप भाईजान दारू के नशे में हर दूसरे दिन किसी न किसी गली में पड़े मिलते हैं। जुबान को लगाम दे। सुलोचना भी पीछे नहीं हटती है। आप भी, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ ये मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं और अगली बार मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। मोहसिन गुस्से में वहां से बिना कुछ और कहे निकल जाता है। मेंढक पौधा बोल उठता है। राजकुमारी, आपको कभी ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं सुना। सुलोचना अब थोड़ी शांत हो जाती है। हमें भी पता नहीं ये कैसे हुआ। शायद गुस्से में हमारी शक्तियों ने हमें कुछ पल के लिए शहनाज बना दिया, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि शहनाज की दुनिया में किस तरह से बात करनी होगी। हो सके तो शक्तियों का प्रयोग कम करें। सोने के सिक्के आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हाँ राजवैद्य जी, हमने सोचा ही नहीं कि अपना काम आसान करने के चक्कर में हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। शक्तियों का प्रयोग केवल आवश्यकता में ही करेंगे, बाकी काम शहनाज के अनुसार होगा। दिन शुरू होते ही ग्राहकों का आना जाना लग जाता है। हर फूल पौधे से जुड़ी सुलोचना की विस्तृत जानकारी से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। आधा दिन निकल चुका था। सुलोचना को भूख लगाई थी। जैसे ही आखिरी ग्राहक गया, सुलोचना ने मौका पाके चुपके से अपने लिए भोजन की थाली जादू से तैयार कर ली। इस बार कल जैसी भूल नहीं की। भोजन सादा ही था। मूंग की दाल, भिंडी की सब्जी, 2 रोटी और थोड़े से चावल। पेट भर खाना। भोजन करते करते सुलोचना अपने साथी मैंड्रिक से भी बातें करती जाती हैं। वो कहती हैं कि शहनाज के जीवन को अब वो कुछ समझने लगी हैं और जितना वो जानती हैं उतनी ही उससे सहानुभूति बढ़ती जाती है। सुलोचना निश्चय करती हैं कि वो जब तक शहनाज के रूप में धरती पर हैं, तब तक उसका जीवन आसान करने में लगी रहेंगी। राजवैद्य को नरकासुर का भय सता रहा है। वो बार बार सुलोचना को सतर्क रहने को कहते हैं। इस शहनाज के जीवन को सुधारने के चक्कर में
इतना मत खो जाना राजकुमारी कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं। राजकुमार अर्जुन तक पहुंचना आपका उद्देश्य है। सुलोचना थोड़ा सा तंग होते हुए कहती हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें ये जीवन लुभा गया हो। हम जानते हैं हमें राजकुमार अर्जुन को खोजना है, लेकिन कैसे? केवल ये जानकारी बहुत नहीं कि उनकी आंखों का रंग नीला है। इतनी बड़ी दुनिया में नीली आंखों वाले वो अकेले तो होंगे नहीं, और ना ही हमारे इतने सौभाग्य कि वो स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएंगे। राजकुमारी सुलोचना के मुंह से ये बात निकली नहीं, छोटी सी घंटी बज पड़ी जो किसी के द्वार खोलकर अंदर आने पे बजती है। राजकुमारी सर उठाकर देखती हैं तो स्तब्ध रह जाती हैं। उनके सामने लगभग 25 साल का नौजवान खड़ा है, नीली आंखों वाला, मानो भाग्य ने उसकी बात सुन ली हो। सुलोचना के मुंह से धीरे से 2 शब्द निकलते हैं, राजकुमार अर्जुन। आखिर जो नौजवान घर के अंदर आया था वो क्या राजकुमार अर्जुन है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी राजकुमारी सुलोचना।